कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो राजवाड़ों का विलय, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, राजवाड़े थे, उनका भारत में इंटीग्रेशन कैसे हुआ, भारत में विलय कैसे हुआ, तो अब हम इस पे आते हैं। सो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वॉट वेयर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हुआ दो भागों में, है ना। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे, है ना, और प्रिंसली स्टेट्स जो राजवाड़े थे। सो कुछ ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे और कुछ राजवाड़े थे, इन दोनों में बटे हुए थे। सो द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वे डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश इंडियन के जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय द प्रिंसेस called the princely state enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted the British supremacy। और दूसरे तहत बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो राजवाड़ों के द्वारा, जो राजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे थे, है ना, जिनको हम राजवाड़ा कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। इनके इंटरनल अफेयर्स के ऊपर तो इनके राजाओं का कंट्रोल था, कुछ हद तक इनके इंटरनल अफेयर्स पे राजाओं का कंट्रोल था, टिल द टाइम दे एक्सेप्टेड। और ब्रिटिश की जो महत्ता थी, सुप्रीमेसी थी, उनको जब एक्सेप्ट करते थे, है ना, तो वो उनके अंडर रहते थे, ब्रिटिश राज के अधीन ही रहते थे, बट इनका इंटरनल अफेयर्स पे काफ़ी हद तक कंट्रोल था। सो दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटसी और सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इसको हम ब्रिटिश क्राउन का हम सुजर्निटी, ब्रिटिश सुजर्निटी मतलब क्या होता है कि उसकी हम प्रभुत्व को हम मानते हैं, उसके अंदर हम मानते हैं, उसको पैरामाउंट मानते हैं, है ना। So the princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire, and 1 out of the 4 Indians lived under the British rule। तो जो प्रिंसली स्टेट थे कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के जो 1/3 जमीन है उसके बराबर प्रिंसली स्टेट थे, एंड हर चौथा में से एक भारतीय प्रिंसली रूल के अंतर्गत था। तो जो हर चार में से एक भारतीय प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत था। तो ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी और काफ़ी बड़ा भूभाग था। So the problem, just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over the princely states would lapse। तो आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही राजवाड़े पर भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। तो जो राजवाड़े हैं वो भी, उनके ऊपर भी पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन खत्म हो जाएगी, वो भारत जो ब्रिटिश कंट्रोल है, ब्रिटिश प्रभुत्व है, उससे आज़ाद हो जाएंगे, है ना। सो दिस मीन दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मेनी एज 556 इन ऑल, सो 565 स्टेट्स थे उस समय, राजवाड़े थे, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट, ये कानूनी तरीके से ये स्वतंत्र हो जाएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वेर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे शो बेस्ट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा व्यू लिया कि ये सारे राज्य जो हैं ये फ्री हैं, ये या तो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, भारत ज्वाइन कर लेंगे, या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या ये खुद भी स्वतंत्र रह सकते हैं अगर ये चाहें तो। तो दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दिस स्टेट। और सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, कितनी बड़ी आग लगा दी थी कि यह डिसीजन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया था कि वो इंडिया में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे या आज़ाद रहेंगे, बल्कि यह रूलर के ऊपर छोड़ दिया गया था, जो उनके प्रिंसली रूलर्स थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। दिस वॉज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया। और यह एक बहुत ही बेसिकली गंभीर जटिल समस्या थी, और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, है ना। जो अखंड भारत है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा था। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, बहुत जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले जो ट्रावनकोर के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस दैट द डिसाइडेड इंडिपेंडेंस, वो अपने राज्य को आज़ाद रखेंगे। नेक्स्ट आता है द निज़ाम। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम है, उन्होंने भी स्वतंत्र रहने का अनाउंसमेंट कर दिया। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वेयर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भोपाल के नवाब थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। सो दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मेंट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज ए वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्री। तो जो इन राजवाड़ाओं
के जो रूलर थे, इनका जो इस तरीके का जो रवैया रहा, इनका इस तरीके का जो अप्रोच रहा, इससे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल था, ऐसा बहुत ज़्यादा आशंका लग रही थी और ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इंडिया जो आज़ाद हुआ है अभी रिसेंटली, वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे कंट्रीज में बढ़ जाएगा। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक, और इसमें डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की जो भविष्य था वो बहुत ही अंधकारमय दिख रहा था। This was a such strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy। और ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन था, बहुत ही अलग तरीके का सिचुएशन था, क्योंकि जो पूरा इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का आंदोलन चला था, जो इंडिया इंडिपेंडेंस मांग रही थी, और इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जो इतने आंदोलन हुए थे, इंडिया का इंडिपेंडेंस जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो एक लक्ष्य के लिए हुआ था कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री होगा और यहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, लोगों को अपने सरकार में सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होगा, और यहाँ डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। और ये इतने अगर छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता है और प्रिंसली रूलर्स के डिसीजंस पे रहेगा तो ये सारी चीज़ें खतरे में थी। सो इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वेयर run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population। और इन ज़्यादातर राजवाड़ों में राज्यों में गवर्नमेंट जो थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में थी, जो सरकारें थी वो नॉन डेमोक्रेटिक थी, वो लोकतांत्रिक नहीं थी, और उनके जो रूलर्स थे, जो उनके राजा थे, वो इस डेमोक्रेटिक राइट्स, जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स देने के, लोकतंत्र के स्थापना के खिलाफ थे, है ना। सो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी दोस्तों। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स अप्रोच? नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट्स अप्रोच। सो जो सरकार है उसका नज़रिया क्या था? द इंटरिम गवर्नमेंट टूक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम जो सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसने बहुत कड़ा रुख अपनाया, फर्म स्टैंड। Under the Mountbatten Plan, the princely states were free to join India और पाकिस्तान। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो राजवाड़े थे, वो इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फ्री थे। सरदार पटेल वॉज इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, भारत के इंडिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। क्या नाम से जाने जाते हैं? लौह पुरुष, है ना, आयरन मैन। सरदार पटेल उस समय उस क्रूशियल फेज में, हमारा ये सौभाग्य था कि उस क्रूशियल फेज में हमारे जो गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे भारत के, वो सरदार पटेल थे। ही प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विथ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल, उन्होंने ऐतिहासिक रोल अदा किया इन नेगोशिएशन विथ रूलर्स, इन रूलर्स के साथ, इन राजाओं के साथ उन्होंने बहुत डिटेल में नेगोशिएशन किया और उनको बहुत ही फर्म तरीके से नेगोशिएशन किया और साथ में डिप्लोमेटिकली भी हैंडल किया, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को भारत के अंदर, इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के अंदर जोड़ लिया। इट मेड लुक ईजी नाउ, ये अब आसान दिख रहा दोस्तों, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल टास्क था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, है ना, बहुत ज़्यादा आपको स्किल चाहिए, तभी ये काम पॉसिबल हो सकता था। फॉर इंस्टेंस देयर वेयर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज उड़ीसा। सो समझिए कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाया जा रहा कि सिर्फ उड़ीसा जैसे राज्य में, है ना, जो आज के डेट में उड़ीसा है, उस जमाने पे वहाँ 26 राज्य थे, है ना। तो सोचिए कितनी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी करनी पड़ी होगी, है ना, स्किलफुल परसुएशन करना पड़ा होगा हमारे सरदार पटेल जी को, है ना, जो हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको कितना डील करना पड़ा होगा इन लोगों को, छोटे छोटे राजाओं से, ताकि एक उड़ीसा जैसा एक राज्य को ही आज लाने में उनको 26 राजाओं से डील करना पड़ा होगा। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, सिर्फ उस क्षेत्र में ही 14 बड़े, 119 छोटे रजवाड़े थे और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र भी थे। सो ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, ये बहुत ही जटिल टास्क था और इसमें बहुत ही चतुराई बरतने की ज़रूरत थी, बहुत ही युक्तिपूर्ण तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, जो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आयरन मैन सरदार पटेल जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशन। तो जो हमारी सरकार थी,
है ना, उसकी जो 3 कंसिडरेशन से 3 बातों के हिसाब से उन्होंने अपना अप्रोच रखा, है ना। सो फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजवाड़े थे, वहाँ की जो जनता थी वो भारतीय संघ से जुड़ना चाहती थी, इंडियन यूनियन से जुड़ना चाहती थी। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, है ना। तो दूसरा हमारा जो सरकार थी वो कुछ लचीला रुख भी अपनाई, फ्लेक्सिबल, कि कुछ को अगर स्वायत्ता देना हो, कुछ ऑटोनॉमी देना हो किसी रीजन में, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई, कुछ लचीलापन रखा गया। द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। तो इसके पीछे जो निहित आइडिया था कि हम प्लूरल सोसाइटी हो जिसमें बहुत तरीके से विभिन्नताओं को सम्मान दिया जा सके और एक लचीला रुख अपनाया जा सके इनके डिमांड्स को मीट करने में, इनके रीजनल डिमांड्स को मीट करने में। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो विभाजन के पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर जो खींचतान जोड़ पकड़ रही थी, है ना। सो जब विभाजन हुआ, बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जब हुआ, तो इस बैकड्रॉप में विच ब्रॉट आउट फोकस ऑन कंटेस्ट ऑन डिमार्केशन, जो टेरिटोरियल डिमार्केशन था, कहाँ किसकी टेरिटरी है, इसका जो डिमार्केशन करना था, और जो इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन तो ऐसे में जो सीमांकन था, इस पे काफ़ी खींचतान जोड़ पकड़ रहा था। और ऐसे स्थिति में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल सबसे अहम हो गया, है ना, सुप्रीम इंपॉर्टेंस हो गया ये मैटर। सो बिफोर 15 अगस्त 1957 peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into Indian Union। जो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़ाएं जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, है ना, वो सब 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। सो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वेयर कॉन्टिजियस टू न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, ऑलमोस्ट। सो भारत के साथ जुड़ी हुई लगभग सभी बाउंड्री वाले सभी राज्य लगभग भारतीय संघ में पहले ही 15 अगस्त 1945 से शामिल हो चुके थे। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे विच मेड दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो जो मोस्ट ऑफ द जो राजवाड़े थे, उनके जो शासक थे, वो भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर चुके थे। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हस्ताक्षर कर देने का मतलब था कि राजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है, वो खुद से अग्रीड है टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। So accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest। तो 4 राज्यों को जोड़ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन 4 राज्यों को जोड़ना, इन 4 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय करना, बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो है राजवाड़ों के कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट था। The issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India। तो जो जूनागढ़ का मुद्दा था वो तब रिजॉल्व हो गया जब वहाँ एक प्लेबिसाइट की गई। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा वोट करवाया जाता है कि जनता कहाँ जाना चाहती है, इंडिया में रहना चाह रही है, पाकिस्तान में रहना चाह रही है। तो जनता में एक प्लेबिसाइट करवाया गया, वोटिंग करवाया गया, और उस प्लेबिसाइट में आया कि वहाँ के लोग जो है भारत में जुड़ना चाहते हैं। तो वो जूनागढ़ का इशू उससे सॉल्व हो गया और भारत में जुड़ गए। सो यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 7। तो हम चैप्टर 7 में 7th चैप्टर में हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखने वाले हैं लेटेस्ट लुक एट केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। तो हम हैदराबाद और मणिपुर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, है ना। तो जो हैदराबाद था ये एक बहुत बड़ा ही रियासत था और ये चारों तरफ से हिंदुस्तानी बाउंड्री से, हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट था, जो उस समय का हैदराबाद राज्य था, उसके कुछ हिस्से आज के हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी हिस्से हैं। सो इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम। इसका जो रूलर था उसको वहाँ के निज़ाम बोला जाता था। एंड ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो वो उस समय दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था, है ना। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। तो निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहे। वो ना भारत में विलय होने के लिए तैयार था, ना पाकिस्तान में विलय हो रहा था।
He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with Indian government were going on. तो वह एक बेसिकली निजाम ने जो सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति, जो जहाँ पे हैं जो जैसे हैं वो ऐसे रहेंगे ही, है ना। वो एक ऐसा नवंबर 1947 में उसने भारत के साथ एक ऐसा साइन किया कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहेगा, जो जहाँ पे है वो ऐसे रहेंगे, पैरेलली नेगोशिएशन चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी। तो इस बीच में भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम में बातचीत चल रही थी। But in the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force. तो इसी बीच में, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. तो जो तेलंगाना क्षेत्र के जो peasants थे, जो किसान थे, वो निजाम के जो ऑपरेसिव रूल थे, जो निजाम के बहुत ही दमनकारी शासन थे, उससे दुखी थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। विमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और महिलाएं जो इस दमन का सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखे थे, बुरा पार्ट देखे थे, वो काफ़ी संख्या में इस मूवमेंट में, निजाम के खिलाफ इस मूवमेंट में जुड़ गए। सो हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और ये जो आंदोलन था, ये पूरा हैदराबाद शहर जो था, इसका वो गढ़ बन गया। So the communist and the Nizam, Hyderabad town was the nerve center. The communist and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो हैदराबाद कांग्रेस, ये दो पार्टियां इस मूवमेंट के फोरफ्रंट में सबसे आगे लड़ रही थी। So the Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars on the people. यहाँ पे क्या किया कि निज़ाम ने उनके खिलाफ, अपने लोगों के ही खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना कर दिया। इस अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकर करते हैं। द एट्रोसिटीज एंड द कॉमनल नेचर ऑफ द रजाकर्स न्यू नो बाउंड, है ना। सो जो रजाकर थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक एवं अत्याचारी थे। दे मर्डर्ड, मैम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटेड पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। तो इन्होंने क्या किया, रजाकारों ने खास करके जो गैर मुसलमानों थे उनको अपना निशाना साधा और उन्होंने लूटपाट मचाई, हत्या किया, बलात्कार पे उतारू हो गए। तो ये बहुत ही हिंसक चला गया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो भारतीय जो गवर्नमेंट थी उसको ऑर्डर देना पड़ा, वो मजबूरन उसको ऑर्डर देना पड़ा, भारतीय सेना को ऑर्डर देना पड़ा कि इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेज। और 9 सितंबर 1948 में भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के निज़ाम फोर्सेज के अगेंस्ट खड़ी हो गई। After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad's secession of India. और थोड़े दिन की छोटी मोटी रुक रुक कर लड़ाई चलने के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ था। सो ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, है ना, आज स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, वहाँ के जो महाराजा थे, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑन द इंश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, है ना। तो वो साइंड एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया भारत सरकार के साथ ऑन द इंश्योरेंस कि जो इनकी आंतरिक ऑटोनॉमी, स्वायत्ता है मणिपुर में, वो मेंटेन रहेगी। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर ऑन जून 1948। तो जनता के ओपिनियन के प्रभाव में, उसके प्रेशर में आके महाराजा ने वहाँ मणिपुर में जून 1948 में एक इलेक्शन करवाया एंड द स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और जो ये मणिपुर था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राजतंत्र कायम कर लिया गया यहाँ। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise, है ना। और मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत के रूप में अपनाकर इसने सबसे पहला चुनाव करवाने वाला भारत का पहला क्षेत्र था। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur in India. तो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो सभा थी, है ना, उसमें
काफ़ी डिफरेंस था ओवर ऑफ क्वेश्चन कि भारत में मर्ज होना या नहीं, इस सवाल के ऊपर काफ़ी वाद विवाद था, काफ़ी डिफरेंस थे। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जो राज्य का कांग्रेस पार्टी था वो मर्जर चाहता था। अदर पॉलिटिकल पार्टीज वेयर अपोज टू, जो अन्य राजनीतिक दल थे वो इसके खिलाफ थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, और लगभग एक साल बाद सितंबर 1949 में जो भारत की सरकार थी वो सफल हुई वहाँ के राजा को समझाने में, उनको परसुएड करने में कि एक मर्जर का एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, और सितंबर 1949 में एक मर्जर का एग्रीमेंट वहाँ के महाराजा ने भारत सरकार के साथ साइन कर लिया और मणिपुर भारत में विलय हो गया, जुड़ गया। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, है ना। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो जो प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ पार्टीशन या प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से, उनको देशी रियासतों के विलय करने के साथ ही नेशन बिल्डिंग का काम खत्म नहीं हो जाता है। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट। अब अगला जो चैलेंज था कि भारत में जो आ गए हैं स्टेट, इनका बाउंड्रीज ड्रॉ किया जाए। दिस वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक डिवीजन की बात नहीं थी। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन ए वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये चुनौती ऐसा था कि ऐसी बाउंड्री खींचनी थी कि जिसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले और राष्ट्रीय एकता ही साथ में मेंटेन रहे और राष्ट्रीय एकता खंडित ना हो। So during colonial rule, the state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power. तो जब औपनिवेशिक राज्य थे, जब भारत ब्रिटिश सरकार के अंदर था, तो उस समय द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रन, जो स्टेट के राज्य के बाउंड्रीज थे वो सिंपली जो प्रशासनिक कन्वीनियंस थी उसके आधार पर कर दिए जाते थे, या फिर सिंपली ऐसा कर देता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, उसका अलग होता था, या फिर जो प्रिंसली पावर्स होते थे उनके बाउंड्रीज के साथ कोइंसाइड कर दिया जाता था। So now our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle at the basis of formation of the states. So जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो इस डिवीजन को, इस बंटवारा को आर्टिफिशियल घोषित समझता है और वो प्रॉमिस करता है कि हम भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर हम फिर से राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920, नागपुर सेशन कांग्रेस 1920, द प्रिंसिपल was recognized the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. तो राष्ट्र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इसका रीऑर्गेनाइजेशन ही 1920 के नागपुर सेशन के, कांग्रेस के नागपुर सेशन में ही लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे किया गया था। सो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। Many provincial Congress committees were created by linguistic zones. बहुत सारे जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी वो लिंग्विस्टिक जोन के आधार पे क्रिएट की गई थी, विच डिड नॉट फॉलोड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, उसके आधार पे नहीं थे। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो जो इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी हुई, और जो पार्टीशन हुआ उसके बाद सिचुएशन बदली, चीज़ें बदली। आवर लीडर्स फेल्ट दैट द कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो हमारे नेताओं को ऐसा फील हुआ कि जो स्टेट्स को अगर हम लैंग्वेज के आधार पे अगर हम बांटते हैं तो ये शायद डिसरप्ट हो जाए, या शायद ये विभाजन, एकता को खंडित करने के, एकता को खंडित कर सके, ऐसा मतलब डिसइंटीग्रेशन की ओर जा सकता है, ये लीड कर सकता है। सो इट वाज आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस। और ऐसा भी लग रहा था कि यह हमारे देश में जो अन्य सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस है उससे हमारा अटेंशन शिफ्ट कर देगा। सो द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर। जो केंद्रीय लीडरशिप थी वो इस मैटर को थोड़ा पोस्टपोन करने का सोची। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड, ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। और ये पोस्टपोनमेंट का मैटर जो है इसलिए भी ज़रूरत था क्योंकि अभी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट था, उसका भाग्य अभी डिसाइड नहीं हुआ था, और हमारी जो भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसकी जो दुखद भरी दास्तां थी वो अभी भी सबके माइंड में फ्रेश थी। दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाई द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। तो राष्ट्रीय लीडरशिप की ये जो फैसला थी ये लोकल लीडर्स के द्वारा और लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया।
Protest began in Telugu-speaking areas of the old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. तो जो तेलुगु स्पीकिंग जो क्षेत्र थे कुछ, जो खास करके जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्र थे, है ना, पर्टिकुलरली जो आज के दिन में तमिलनाडु एंड आंध्रा और केरला के कुछ हिस्से, इनमें आंदोलन शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होने लगा, विरोध होने लगा. द विशालंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड. सो विशालंध्रा मूवमेंट, एक आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट मूवमेंट की मांग होने लगे. डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वेयर ए पार्ट एंड बी मेड इनटू ए सेपरेट आंध्र प्रोविंस. तो उनका डिमांड होने लगा कि इनको तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास प्रोविंस से, प्रांत से बाहर किया जाए और एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, आंध्र प्रोविंस. Nearly all the political forces in the Andhra region were in the favor of linguistic reorganization of then Madras province. और आंध्रा रीजन के लगभग सारी राजनीतिक जो ताकतें थी वो सारे लोग इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के को सपोर्ट कर रहे थे. The movement gathered momentum as a result of the central government's vacillation. Potti Sriramulu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. है ना. सो केंद्र सरकार की हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इसी मनोदशा में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि केंद्र सरकार हाँ ना फाइनल नहीं कर पा रही थी और डायलेमा में थी. ठीक है. एंड कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, है ना. सो दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटब्रस्ट इन आंध्रा रीजन. तो इससे क्या हुआ कि ग्रेट अनरेस्ट फैल गया और वायलेंट आउटब्रस्ट हो गया क्षेत्रों में, है ना. ये अव्यवस्था फैल गई और जगह जगह पे हिंसक घटनाएं होने लगी जो आंध्र रीजन था. सो पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू स्ट्रीट्स, काफ़ी संख्या में लोग स्ट्रीट्स पे उतर आए. मेनी वेयर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग, काफ़ी लोगों को चोटें आई और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है पुलिस फायरिंग में. सो इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट, और इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में बहुत सारे जो विधायक थे उन मद्रास में, उन्होंने बहुत सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. So finally जो प्रधानमंत्री थे उनको अनाउंसमेंट करना पड़ा कि एक सेपरेट आंध्र प्रदेश होगा, है ना, राज्य बना, और सेपरेट आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा उनको करनी पड़ी दिसंबर 1952 में. Next is the formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of country. अब जब एक राज्य बन गए, आंध्रा के जो गठन हो गई, तो दूसरों राज्यों में भी, दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर, है ना, राज्य बनाने की जो मांग थी वो स्ट्रगल तेज पकड़ ली. ठीक है. दीज स्ट्रगल्स forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of state. और immediately after मतलब दिसंबर 1952 में आंध्रा का घोषणा हुआ, 1953 में एक अलग से कमेटी बैठानी पड़ गई देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक कमेटी बैठानी पड़ी. वो कमेटी कौन सी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा. जो इसका क्वेश्चन क्या था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि ये रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की बाउंड्रीज है, जो राज्यों की सीमा है, उसका फिर से रीड्राइंग करेगी. सो द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो जो कमीशन थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने अपने रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि जो राज्यों की बाउंड्री होगी, सीमाएं होगी, वो एक्चुअली में डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो भाषाओं की सीमाएं से मैच होनी चाहिए, है ना. जो डिफरेंट भाषाओं की सीमाएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956, और इसी रिपोर्ट के बेस पे आधारित पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब गठन हुई? 1953 में. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? 1956 में, है ना. एंड दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, और इस एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए. 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, है ना. One of the most important concern in the early years was that demands for a separate states
वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो आज़ादी के बाद जो शुरुआती सालों में एक बहुत बड़ी चिंता थी कि जो अलग राज्य बनाने की मांग है ये देश की एकता पे सवाल खड़ा करेगा, देश की एकता पे आंच आएगा, देश की एकता को खतरे में डाल देगा। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि जो भाषाओं के आधार पर अगर राज्य बनाए जाते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनते हैं, वो अलगाववादी विचारधारा को पनपेंगे, अलगावधारी विचारधारा को फोस्टर करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे, और नए फाउंडेड जो नया राष्ट्र बना है भारत जैसे एक नए राष्ट्र के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा, है ना, इस दबाव पड़ेगा। सो बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड ए चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लेकिन जो जनता के दबाव में आने के बाद आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। सो इट वॉज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स of all the reasons the threat of the division and separatism would be reduced। इनफैक्ट ऐसा उम्मीद किया गया, ऐसे आशा की कि अगर हम जनता के इन रिक्वायरमेंट को मान लेते हैं और अगर हम राज्यों का जो रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स, हर एक क्षेत्र का जो अपना क्षेत्र और भाषा का जो क्लेम है उसको हम एक्सेप्ट करके अगर उसके बेसिस पे ही हम अगर राज्यों का गठन करते हैं तो ये जो खतरा है सेपरेटिज्म, अलगाववादी या डिवीजन या बंटवारा होने का जो खतरा है ये एक्चुअली शायद कम हो जाएगा, ऐसा उनको लगा। एंड बिसाइड्स द एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वेर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय राज्यों का क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नई राज्यों का गठन करना ये एक ज़्यादा लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया कि मोर डेमोक्रेटिक है, कि ये जनता जैसा मांग रही है, लोग उस भाषा को उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में उस भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उनका अपना एक राज्य का मांग है, तो ये लगा कि भाई ये जनता का जो मांग है उसके हिसाब से ही है, तो ये एक जनता का एक्चुअली ये देखा जाए तो ये ज़्यादा लोकतांत्रिक पॉइंट है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट है। सो दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। तो अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनने के बाद आज 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हुए लिंग्विस्टिक स्टेट और राज्यों के बनाने के जो मूवमेंट हुए, इन्होंने हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक राजनीति का जो स्वभाव था और जो लीडरशिप थी, इसको बहुत ही मूल रूप से बदल दिया। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, कि अभी तक जो थे जो लीडरशिप थी, जो नेतागिरी, जो पॉलिटिक्स की पावर थी, जो पॉलिटिक्स और सत्ता और राजनीति में जो लीडरशिप की पोजीशंस थी, उसके पहुंचने का जो रास्ता था वो लिमिटेड लोगों के पास था। वो किन के पास था? जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट लोग थे, है ना, जो कुछ लोग जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और थोड़े ऊंचे तबके के लोग आते हैं, उनके लिए ये माना जाता था कि जो अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लोग हैं सिर्फ वही पॉलिटिक्स के टॉप मोस्ट पार्ट या पावर एंजॉय कर पा रहे थे। बट अब चूंकि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए और राज्यों का पूरा पुनर्गठन पूरा लिंग्विस्टिक आधार पे हुआ, तो ये एक नया पॉलिटिक्स स्टार्ट किया कि जहाँ पे अदर देन इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है, एलीट लोग हैं, वो भी पॉलिटिक्स एंड पावर में अब भागीदारी करने लगे। So linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing of state boundaries। और ये क्या है, जो इस तरीके से जब अगर ये किया गया तो ये एक यूनिफॉर्म आधार मिला, एक समरूप आधार मिला कि जो भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए क्या हुआ, एक समरूप आधार मिल गया, यूनिफॉर्म रीजन मिल गया, यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया कि भाई अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग बेसिस पे हम स्टेट्स बनाए हुए हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम सारे स्टेट्स बनाए हुए हैं, तो एक समरूप आधार हो गया। It did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier। बहुत सारे लोग जो ऐसा डर रहे थे कि ये देश को और देश इससे टूट जाएगा, लेकिन इस आशंका जो इनकी डर थी इसके विपरीत हुआ और ऐसा देश इंटीग्रेट नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथेंड द नेशनल यूनिटी। और इनफैक्ट इसके विपरीत देश की एकता और मजबूत हो गई है। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथेंड द नेशनल यूनिटी। जिस बात से डर था कि कहीं हम भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों को बंटवारा करते हैं, राज्य बनाते हैं, तो कहीं देश टूट ना जाए, लेकिन इनफैक्ट ऐसा क्या हुआ कि ये और हमारे देश की नेशनल यूनिटी को इसने और मजबूत किया। Above all, the linguistic states underlined the acceptance of principle of diversity, है ना।
तो इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कि जो भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई। सो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस मिल गया। When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. जब हम बात करते हैं कि भारत ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अपनाया है, इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन, इसका सिर्फ यह मतलब नहीं है, इसका साधारण रूप से सिर्फ यह मतलब नहीं है कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संविधान अपना लिया, बस इतना ही तक नहीं है। और ना ही सिर्फ ये कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस जो हो रहे हैं जनता का, है ना, जनता के द्वारा इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है हमारी डेमोक्रेसी, इसका और भी व्यापक मीनिंग है। द चॉइस वाज लार्जर देन दैट, है ना, इसका जो मीनिंग है वो और भी लार्जर है, इससे ज़्यादा व्यापक है। इट वाज ए चॉइस इन फेवर ऑफ recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional, है ना। ये बहुत ही अच्छी बात बोली जा रही है कि ये बेसिकली भारत के लोकतंत्र में कैसा चॉइस किया गया। इट वाज चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग, तो बहुत जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस जो हैं अस्तित्व में, जो डिफरेंसेस है उसको पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया एंड एक्सेप्टेंस दिया गया। इनफैक्ट इतने डिफरेंसेस कि एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट भी हो सकते हैं, ऐसे भी विविधताओं को पहचान लिया गया और एक्सेप्ट किया गया। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस विच एट टाइम्स बी अपोजिशनल। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ द आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ, है ना। तो जो लोकतंत्र है वो धारणा, विचारधारा और जीवन पद्धतियों की बहुलता, है ना, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ, तो जो धारणा, विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। सो ये बहुत समझने वाली दोस्त है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सीमित आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ नहीं है, इट इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज, है ना, बहुल आइडियाज एंड बहुल तरीके, जिंदगी जीने के तरीके। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क, और आगे आने वाले दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में होती रही। सो ये दोस्तों, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सो दिस वाज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ये करते हैं, लास्ट पार्ट इसको देखते हैं, है ना। सो फास्ट फॉरवर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिड नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। ये समझने वाली बात है कि भाषावार राज्यों की पुनर्गठित करने का सिद्धांत को मान लेने का शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए, तुरंत ऐसा नहीं है कि सब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए इमीडिएटली। देयर वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाईलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल, है ना। तो एक बाईलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था, दो भाषा वाला स्टेट, बॉम्बे राज्य, है ना, वो दो भाषा वाला था, जो गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल दोनों को मिला के। सो आफ्टर ए पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज क्रिएटेड इन 1960, और एक जो जनता के द्वारा एजिटेशन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और उसके बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का क्रिएशन हुआ। इन पंजाब ऑल्सो देयर वेयर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, पंजाब में भी दो भाषा वाले ग्रुप थे, एक हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट, जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक अलग राज्य की मांग रखी, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। बट ये 1956 में, 1956 में ये नहीं दिया गया, जब बाकी राज्य बन रहे थे उसके साथ इनको, पंजाब को अलग नहीं किया गया। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर, पंजाब को राज्य का दर्जा 10 सालों के बाद मिला इन 1966, when the territories of today's हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश were separated from the larger पंजाब स्टेट। जब 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को, कुछ हिस्सों को अलग करके पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया। कब? 1966 में। अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972। एक जो अगला 1972 में फिर से राज्यों के पुनर्गठन का एक बहुत बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में 1972 में। मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। तो 1972 के साल में मेघालय राज्य को आसाम राज्य से अलग किया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज ए सेपरेट स्टेट्स, इमर्ज्ड एट सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर। और उसी साल 1972 में जब मेघालय अलग हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा ऑल्सो, ये दोनों भी सेपरेट स्टेट्स के रूप में एमर्ज होकर निकले।
द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987। तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नाम के स्टेट्स आए, और नागालैंड हैड बिकम स्टेट मच अर्लियर इन 1963, जबकि नागालैंड काफ़ी पहले स्टेट बन चुका था 1963 में, 1963 में ही नागालैंड एक डिफरेंट स्टेट बन चुका था। सो लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो इन राज्यों का बनाने का सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, भाषा ही एकमात्र आधार नहीं बनाया गया है। इन लेटर ईयर्स सब रीजन्स रेज डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चरल और कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। बाकी के सालों में देखे गए कि जो कुछ सब रीजन है, कुछ उप प्रांत हैं, उप क्षेत्र हैं, वो भी अपना डिमांड किया एक अलग राज्य बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका हो सकता है कि किसी किसी का सेपरेट कल्चरल जो है, उनका क्षेत्रीय कल्चरल जो ये है कल्चरल उनका जो तरीका है वो डिफरेंट है किसी का, और कुछ राज्यों का कंप्लेन रहा कि यहाँ रीजनल इम्बैलेंस है, डेवलपमेंट में जो विकास हुई है उसमें बैलेंस तरीके से नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में विकास सही किया गया, डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ, बट कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंची है सही तरीके से, देयर इज एन रीजनल इम्बैलेंस। सो दिस ऑल्सो बिकम द बेसिस फॉर डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट इन द लेटर फेज। सो 3 सच स्टेट्स, इसे 3 ऐसे राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेयर क्रिएटेड इन 2000। तो साल 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्यों का अलग से विभाजन कर दिया गया, ये 3 राज्य अलग बन गए। सो नाउ तेलंगाना हैज एमर्ज्ड एज न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014, और 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। So the story of reorganization has not come to an end. There are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states. और अभी भी जो रीऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है, ये कहानी खत्म नहीं हुआ है। देश में अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं जो सेपरेट एंड छोटे छोटे राज्यों की मांग उठ रही है। दिस इंक्लूड्स विदर्भ इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य बनाने की मांग चल रही है। हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हरित प्रदेश की मांग चल रही है। एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है, दार्जिलिंग वाला एरिया जो है, उस क्षेत्र भी अपना डिमांड कर रहा है, अपना अलग राज्य बनाने का मांग कर रहा है। सो ये सब चीज़ें इशूज़ अभी भी चल रही है, ये ख़त्म नहीं हुई है। बट नाउ आई होप दोस्तों, ये चैप्टर तो हमारा समाप्त हो गया, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इंडिया का जो आज़ाद भारत का जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम था, उस पर हमने ये डिटेल में आप लोगों को समझाया है, और एनसीईआरटी के इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड आपको समझाया। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, दोबारा से वीडियो देखो, उस पर्टिकुलर पार्ट को वीडियो में देखो, फास्ट फॉरवर्ड देखो, समय की बचत करो, लेकिन अच्छे से वीडियो देखो, समझो। ये आपके CUET एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBSE एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CUET एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे ज़िंदगी में आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरत है। तो जो हमारे मित्र इसमें, अगर जो हमारे फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं एंड अगर वो 12th के स्टूडेंट नहीं है, वो एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारे बेसिक्स UPSC एंड स्टेट PCS के बहुत सारे बेसिक्स को आपको क्लियर करता है। एंड स्टेट PCS एंड SSC के तो आपको बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठाकर बनेंगे जो आपके काम आएंगे। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।